कहानी शुरू होती है और हम एक जवान बंदर नोआ को देखते हैं जो अपने दोस्तों सुना और अनाया के साथ खतरनाक पहाड़ों पर चढ़ रहा था, क्योंकि आज उसे सन ईगल का अंडा लाकर साबित करना था कि वो एक असली योद्धा बनने लायक है या नहीं। बंदरों के ईगल क्लैन में ये एक अजीब ट्रेडिशन था। हर जवान होने वाले बंदर को अडल्टहुड सेरेमनी से पहले सन ईगल का अंडा लाना पड़ता था। यही साबित करता था कि वो असली योद्धा बनने लायक है। जल्द ही तीनों को एक विशाल चील के घोंसले में 3 अंडे दिखाई देते हैं, लेकिन क्लैन का नियम कहता था कि एक अंडा वहीं छोड़ना जरूरी है, यानी 3 में से एक बंदर सेरेमनी में हिस्सा नहीं ले पाएगा। सुना और अनाया तुरंत 2 अंडे उठा लेते हैं। बेचारा नोआ उदास हो जाता है क्योंकि अगले दिन सेरेमनी थी और बिना अंडे के जाना उसकी बेइज्जती होती। तभी नोआ की नजर दूर खतरनाक चट्टानों पर बने एक और घोंसले पर पड़ती है। वो बिना डरे सीधा पहाड़ चढ़ने लगता है। बड़ी मुश्किल से वो घोंसले तक पहुंच जाता है और जैसे ही अंडा उठाने की कोशिश करता है तभी अचानक विशाल मदर ईगल वापस आ जाती है। उसकी डरावनी चीख सुनकर नोआ का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा खाई में गिरने लगता है। कुछ सेकंड के लिए उसे लगता है कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन नीचे की चट्टान उसे बचा लेती है। लेकिन अगले ही पल पूरी चट्टान टूटने लगती है और नोआ तेजी से नीचे फिसलने लगता है। सुना और अनाया दौड़ कर आते हैं, मगर वो सिर्फ हेल्पलेस होकर उसे गिरता हुआ देखते रह जाते हैं। किस्मत से नोआ बच जाता है और आखिरकार अंडा हासिल कर लेता है। अब तीनों खुश थे क्योंकि वो सेरेमनी में हिस्सा ले सकते थे, लेकिन तभी नोआ नोटिस करता है कि उसकी चादर गायब है। उसी वक्त पीछे एक शैडो तेजी से भागती दिखाई देती है। वो एको ट्राइब का इंसान था। एको ट्राइब यानी वो इंसान जो अब बोल नहीं सकते और जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं। अनाया तुरंत पत्थर फेंक कर उस शैडो को मारता है और तीनों उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते वो क्लैन के बाहर वाले रिस्ट्रिक्टेड रास्ते तक पहुंच जाते हैं जहां नोआ की चादर लटक रही थी। अनाया सावधानी से आगे बढ़ता है क्योंकि क्लैन का नियम था कि कोई भी बंदर बाहर की दुनिया में आसानी से नहीं जा सकता और बाहर से आने वाले हर इंसान को दुश्मन माना जाता था। क्योंकि उस चादर पर इंसान का खून लगा था, इसलिए नोआ उसे छूने से भी डर रहा था। वो जल्दी से चादर लेकर वापस अपने गांव लौट आता है। घर पहुंचकर नोआ अपने पिता से मिलता है जो पूरे क्लैन के ईगल मास्टर थे। लेकिन नोआ को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसके पिता का विशाल ईगल हमेशा उससे नफरत करता था। उसके पिता सिर्फ इतना कहते हैं कि सन ईगल आने वाली सेरेमनी को पसंद नहीं करता, लेकिन नोआ को हमेशा लगता था कि इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। नोआ हमेशा सोचता था कि उसका पिता उसे कमजोर समझता है। वो अपनी खून लगी चादर पिता को देता है और बताता है कि इको ट्राइब का इंसान खुद उनके इलाके में घुस आया था। उसने ये भी कहा कि वो लोग बाहर नहीं गए थे, बल्कि वो इंसान उसकी चादर चुराने आया था। उसका पिता फिलहाल उसकी बात मान लेता है और चादर लेकर एल्डर्स के पास पहुंचता है। सभी बुजुर्ग एक ही बात कहते हैं कि एको ट्राइब अशुभ होते हैं और अगर उन्हें नहीं रोका गया तो पूरा क्लैन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए क्लैन के सबसे डेंजरस वॉरियर्स को उस इंसान को डराकर भगाने भेजा जाता है। लेकिन नोआ समझ नहीं पाता कि आखिर उसके लोग इंसानों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। उसे बस इतना पता था कि सूखे के मौसम में ये लोग जंगलों में खाने की तलाश में निकलते हैं। क्योंकि उनका ईगल क्लैन दुनिया के किनारे रहने वाला छोटा ट्राइब था, इसलिए उनके पास ज्यादा हिस्ट्री या नॉलेज नहीं बची थी। सिर्फ विलेज का बूढ़ा एल्डर ही पुरानी दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत जानता था। लेकिन कुछ टूटे हुए पेजेस और अधूरी कहानियां नोआ की क्यूरियोसिटी शांत नहीं कर पा रही थी। रात में नोआ अकेले अपनी माँ की फिश हाउस में जाता है जहाँ वो टूल्स ठीक करने लगता है। तभी अचानक अंदर से आवाज आती है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे इंसानों की स्मेल महसूस होती है। वो तुरंत भागकर अंदर जाता है, लेकिन तब तक एको ट्राइब का इंसान गायब हो चुका था। अचानक उसे अपने सीने पर कुछ गीला महसूस होता है और अगले ही पल उसका दिल टूट जाता है। इतनी मेहनत से लाया गया ईगल एग टूट चुका था। अगले दिन एडल्टहुड सेरेमनी थी। नोआ नहीं चाहता था कि उसका पिता उसे कमजोर समझे, इसलिए दोस्तों के रोकने के बावजूद वो दोबारा नया अंडा लाने निकल पड़ता है। उस रात पूरा जंगल शांत था, लेकिन नोआ को अजीब बेचैनी हो रही थी। तभी अचानक दूर से दर्दनाक चीख सुनाई देती है। वो धीरे से नीचे उतरता है और देखकर डर जाता है क्योंकि जमीन पर कई मास्क्ड वॉरियर्स की लाशें पड़ी थी। उसी समय क्लैन का घायल वॉरियर उसके सामने आता है। मरने से पहले वो बस वार्निंग दे पाता है और वहीं दम तोड़ देता है। तभी पीछे से घोड़ों की आवाज आने लगती है। नोआ तुरंत झाड़ियों में छिप जाता है। कुछ ही सेकंड बाद मास्क्ड ट्राइब वहां पहुंच जाता है। वो एको ट्राइब के इंसान को ढूंढ रहे थे, लेकिन गलती से ईगल क्लैन की टेरिटरी में घुस आए थे। उन्हें खून लगी वही चादर मिल जाती है जो नोआ वापस लाया था। फिर उनकी नजर नोआ के घोड़े पर पड़ती है। मास्क्ड ट्राइब का जनरल तुरंत फैसला करता है कि वो इस घोड़े का पीछा करके सीधे उस ट्राइब तक पहुंचेंगे जहां एको इंसान छिपा है। ये सुनकर नोआ डर से कांप उठता है। अगर वो लोग उसके घोड़े के पीछे पीछे गांव तक पहुंच गए तो उसका पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। नोआ पूरी ताकत से जंगल में दौड़ने लगता है ताकि अपने लोगों को वार्निंग दे सके। लेकिन जब तक वो गांव पहुंचता है
है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पूरा विलेज आग की लपटों में जल रहा था। नोआ अपने परिवार को बचाने अंदर भागता है, लेकिन गिरती हुई लकड़ियों से मरते मरते बचता है। काफी खोजने के बाद उसे उसके परिवार वाले बंधे हुए मिलते हैं। जैसे ही वो उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है, तभी अचानक उसके सामने बिजली छोड़ने वाला फ्यूचरिस्टिक हथियार आ जाता है। नोआ पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका क्लैन अभी भी प्रिमिटिव दुनिया में जी रहा था, जबकि मास्क्ड ट्राइब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा था। अब ये सिर्फ दो ट्राइब्स की लड़ाई नहीं रही थी, ये एक पावरफुल सिविलाइजेशन द्वारा कमजोर सिविलाइजेशन को कुचलने की शुरुआत थी। इसी दौरान पहली बार एक नाम सुनाई देता है, सीजर। इससे साफ हो जाता है कि मास्क्ड ट्राइब का संबंध किसी न किसी तरह पुराने एप एम्पायर से जरूर था। शायद वो सीजर के असली फॉलोअर्स थे, या फिर सदियों पुरानी सिविलाइजेशन का नॉलेज उनके पास अब भी बचा हुआ था। नोआ जल्दी से ऊपर चढ़ता है ताकि अपने पिता को लेकर भाग सके, लेकिन उसके पिता उससे कहते हैं कि सबसे पहले सारे ईगल्स को आजाद करो। और तभी अचानक वो डेंजरस जनरल भी ऊपर पहुंच जाता है। जनरल अपना हथियार निकालकर उन्हें झुकने का आदेश देता है, लेकिन नोआ हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी तेज फुर्ती से जनरल पर हमला कर देता है, लेकिन अगले ही पल जनरल की इलेक्ट्रिक स्टिक उसे जोरदार झटका देकर जमीन पर गिरा देती है। अगर उसके पिता समय पर बीच में नहीं आते तो शायद वहीं उसकी मौत हो जाती। रन! उसके पिता पूरी ताकत से जनरल से लड़ते हैं, लेकिन वो उसके सामने टिक नहीं पाते। ये देखकर नोआ गुस्से में छलांग लगाकर जनरल की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन जनरल उसे खिलौने की तरह हवा में फेंक देता है। नोआ अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरते हुए देखता है। उसके अंदर बदले की आग जलने ही वाली थी कि तभी जनरल दोबारा हमला करता है। भयानक वार से नोआ सीधा सैकड़ों फीट नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अगली सुबह तेज धूप उसकी आंखें खोलती है। चारों तरफ सिर्फ राख और जले हुए गांव की बदबू फैली हुई थी। नोआ जमीन पर पड़ी टूटी हुई इलेक्ट्रिक स्टिक उठाता है। पिछली रात का हर दर्दनाक पल अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। जैसे ही वो अपने पिता की लाश देखता है, उसका दिल टूट जाता है। आज उसका एडल्टहुड सेरेमनी होना था, लेकिन एक ही रात में उसने अपना परिवार, दोस्त और पूरा क्लैन खो दिया। अपने पिता की कब्र के सामने नोआ कसम खाता है कि वो अपने लोगों को वापस लेकर आएगा। फिर वो दोबारा उसी फॉरबिडन रास्ते पर पहुंचता है जहां से बाहरी दुनिया शुरू होती थी। जमीन पर पड़े पैरों के निशान और सामने फैला अंधेरा देखकर भी इस बार वो नहीं डरता, और यहीं से शुरू होती है नोआ की असली जर्नी। बाहरी दुनिया वैसी नहीं थी जैसी उसने कहानियों में सुनी थी। इंसानों की सिविलाइजेशन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। सैकड़ों साल पुराने स्काईस्क्रेपर्स अब भी आसमान को छू रहे थे। लोहे और कंक्रीट से बनी इमारतें समय के बाद भी पहाड़ों की तरह खड़ी थी। रास्ते में नोआ को अपने क्लैन की खुशबू वाली चादर मिलती है। वो उन्हीं निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसके पिता का सन ईगल भी उसके पीछे आ जाता है। नोआ उसे कमान देने की कोशिश करता है, लेकिन ईगल अब भी उसे अपना असली मास्टर मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि एक सच्चा ईगल मास्टर बनने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि भरोसा भी जीतना पड़ता है। इसीलिए ईगल उसके साथ तो चलता है, लेकिन पूरी तरह उसका साथी नहीं बनता। सन ईगल ने नोआ का साथ तो चुना, लेकिन अभी भी उसे अपना मालिक नहीं माना। कुछ समय बाद नोआ एक नए जंगल में पहुंचता है, जहां दूर पहाड़ी पर उठता हुआ धुआं दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद आखिरकार वो अपने लोगों तक पहुंच गया। वो इलेक्ट्रिक स्टिक हाथ में लेकर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एहसास होता है कि पूरा इलाका खाली है, और तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस जाती है। नोआ सीधा गड्ढे में गिर पड़ता है। उसका पैर बेलों में फंस जाता है और वो जलती हुई आग के ठीक ऊपर लटक जाता है। अगर वो समय रहते खुद को आजाद नहीं करता तो शायद दुनिया का पहला भुना हुआ बंदर बन जाता। तभी वहां एक लाल बालों वाला एप पहुंचता है जिसका नाम राका था। राका नोआ की इलेक्ट्रिक स्टिक उठाता है और गुस्से में पूछता है कि उसका मास्कीड ट्राइब से क्या संबंध है। फिर वो पीछे मुड़कर आग की तरफ देखता है। उस आग में उसके आखिरी क्लैन मेंबर्स जल रहे थे जिन्हें मास्क ट्राइब ने मार दिया था। राका की बातों से पता चलता है कि सीजर के बाद एप सिविलाइजेशन अलग अलग ट्राइब्स में बढ़ती चली गई। नोआ का ईगल क्लैन इतना पिछड़ा हुआ था कि उन्हें अपनी असली हिस्ट्री तक नहीं पता थी। उन्होंने कभी सीजर का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन राका का क्लैन अब भी सीजर की टीचिंग्स को मानता था। वो बिलीव करते थे कि इंसान और एप्स साथ रह सकते हैं। राका अपने पास संभाल कर रखी पुरानी किताबें दिखाता है और बताता है कि पुराने समय में सीजर इन शब्दों को पढ़ सकता था। नोआ हैरान होकर पूछता है कि आखिर सीजर कौन था।
राका उसके सवाल पर शॉक्ड रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई एप सीजर का नाम नहीं जानता। फिर वो मास्ट ट्राइब की असली सच्चाई बताता है। वो लोग दुनिया के सबसे शक्तिशाली एप किंगडम का हिस्सा थे। उनका लीडर प्रॉक्सिमस सीजर खुद को असली सीजर से भी महान बनाना चाहता था, इसीलिए वो बाकी ट्राइब्स पर हमला करके उन्हें गुलाम बना रहा था। राका दुखी होकर कहता है कि असली सीजर ने सिखाया था एप शैल नॉट किल एप, लेकिन अब एप्स खुद इंसानों की तरह लालच और सत्ता के लायक लड़ रहे थे। अब हर ट्राइब दूसरे ट्राइब का दुश्मन बन चुका था। राका शायद उन आखिरी एप्स में से था जो अब भी सीजर की असली आइडियोलॉजी को बचाए हुए था, लेकिन सच ये भी था कि उसे खुद ही पुराने इतिहास की पूरी जानकारी नहीं थी। चलते चलते वो एक पुरानी जगह पहुंचते हैं जहां दीवारों पर इंसानों की तस्वीरें बनी होती हैं। नोआ तुरंत कहता है कि ये तो इको ट्राइब के लोग हैं। ये सुनते ही राका चौंक जाता है और पूछता है कि क्या उसने सच में इंसानों को देखा है, क्योंकि राका के इलाके में इंसान बहुत पहले गायब हो चुके थे। लेकिन वो जानता था कि सीजर के लिए इंसान बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए इतने सालों से वो इंसानों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था ताकि अपने एंसेस्टर्स की तरह उनकी मदद कर सके। राका चाहता था कि नोआ उसके साथ रहे और उसकी लेगेसी आगे बढ़ाए, लेकिन तभी अचानक वही इको ट्राइब वाली लड़की फिर दिखाई देती है। नोआ उसे देखकर डर जाता है और वो लड़की तुरंत भाग जाती है। राका उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। राका समझ जाता है कि वो लड़की काफी समय से चुपके नोआ का पीछा कर रही थी। उसे लगता है कि अगर वो यहाँ रुके तो मास्क्ड ट्राइब भी जल्द पहुंच जाएगी, इसीलिए वो तुरंत वहां से निकलने का फैसला करता है। ऐसा लग रहा था जैसे सीजर की टीचिंग्स समय के साथ टूटकर बिखर गई हों। कहीं ना कहीं सदियों पहले ईप सिविलाइजेशन भी कोलैप्स हुई थी। इसी वजह से अलग अलग ट्राइब्स ने सीजर की आइडियोलॉजी को अपने अपने तरीके से समझ लिया। चाहे राका का पीसफुल क्लैन हो या फिर प्रॉक्सिमस का ब्रूटल किंगडम, दोनों ही असली इतिहास को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। एक इंसान आखिर एप से मदद क्यों मांग रहा था? जिस स्पीशीज ने कभी पूरी दुनिया पर राज किया, वो आज बंदरों के सामने इतना हेल्पलेस कैसे हो गया? असल में कुछ दिन पहले जब नोआ और राका अपने क्लैन को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे, तब वही एको ट्राइब वाली लड़की लगातार उनका पीछा कर रही थी। वो दूर दूर से उन्हें देखती रहती, लेकिन कभी पास आने की हिम्मत नहीं करती। भूख से परेशान होकर आखिरकार वो धीरे धीरे उनके करीब आने लगती है। उसकी आंखों में सिर्फ खाने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जैसे ही राका को पीछे किसी की आहट सुनाई देती है, वो बिल्कुल भी डरता नहीं, बल्कि वो खुद पीछे हट जाता है ताकि लड़की आराम से खाना ले सके। ये देखकर राका इमोशनल हो जाता है। वो अपने गले में पहना हुआ पुराना पेंडेंट पकड़ता है, जो सीजर और इंसानों की दोस्ती की आखिरी निशानी थी। राका इंसानों के साथ ऐसा व्यवहार करता था जैसे वो किसी खोई हुई सिविलाइजेशन के आखिरी बच्चे हों। वो प्यार से उस लड़की का नाम मे रख देता है। उसे इस नाम का मतलब नहीं पता था, लेकिन उसने सुना था कि इंसानों के जमाने में ये नाम बहुत खास था। कहते हैं कि सीजर को भी इंसानों ने ही पाला था। हालांकि आज के समय में ये बात किसी कहानी जैसी लगती थी, क्योंकि एप्स की नजर में इंसान अब बेवकूफ और कमजोर जीव बन चुके थे जो बोल भी नहीं सकते। नोआ के लिए ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे शॉकिंग दिन था। रास्ते भर उसने जितनी बातें सुनी, उनसे उसकी पूरी सोच बदलने लगी। अब वो इंसानों को सिर्फ जानवरों की तरह नहीं देख पा रहा था। उस रात नोआ को नींद नहीं आती और घूमते घूमते वो एक पुराने ऑब्जर्वेटरी तक पहुंच जाता है। वहां उसे एक टेलीस्कोप दिखाई देता है। जिज्ञासा में वो उसके अंदर झांकता है और अगले ही पल सितारों से भरा आसमान देखकर हैरान रह जाता है। ये पहली बार था जब नोआ ने इतने करीब से स्टार्स देखे थे। तभी मैं भी उसके पास आ जाती है। आसमान की चमक उसकी आंखों में भी रिफ्लेक्ट होने लगती है। उस पल दोनों बिना कुछ बोले भी एक दूसरे को समझ रहे थे। अगली सुबह नोआ ये सब राका को बताता है। अब उसे लगने लगा था कि शायद राका सच कह रहा था। शायद कभी इंसान और एप्स सच में साथ रहते थे। आगे की जर्नी में वो मे को भी अपने साथ ले जाते हैं। शुरुआत में वो उसे सिर्फ एक पेट की तरह रखते हैं, लेकिन रास्ते में एक जगह उन्हें ज़ेब्रास का झुंड दिखाई देता है। इतने अजीब जानवर देखकर दोनों एप्स हैरान रह जाते हैं। तभी अचानक वहाँ कई इंसान भी बाहर निकल आते हैं। मैं उन्हें देखकर पूरी तरह रुक जाती है। धीरे धीरे वो उनकी तरफ बढ़ती है। उसकी आंखों में शौक भी था और दर्द भी। कभी दुनिया पर राज करने वाले इंसान अब जानवरों के साथ जमीन पर रह रहे थे। उनकी हालत किसी जंगली ट्राइब से भी बदतर हो चुकी थी। अगर राका थोड़ा ध्यान देता तो वो समझ जाता कि मे बाकी इंसानों से अलग है। उसके कपड़े साफ और सही तरीके से सिलाई किए हुए थे, जबकि बाकी इंसान बिल्कुल प्रिमिटिव हालत में जी रहे थे। कुछ देर बाद नोआ वहां से जाने की तैयारी करता है। राका समझ चुका था कि उसकी और नोआ की जर्नी अब अलग होने वाली है। जाने से पहले राका अपना पेंडेंट नोआ को दे देता है ताकि सीजर की आइडियोलॉजी कभी खत्म ना हो। नोआ चुपचाप वो गिफ्ट ले लेता है और आगे बढ़ने लगता है। मैं भी उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन राका उसे रोक देता है, क्योंकि हर किसी का
रास्ता अलग होता है। कुछ लोग साथ चलते हैं लेकिन हमेशा साथ नहीं रह पाते। लेकिन तभी अचानक दूर से वॉर हॉर्न्स बजने लगते हैं। मास्क्ड ट्राइब एक बार फिर वहां पहुंच चुकी थी। उन्होंने पूरे इलाके को घेर लिया था। राका तुरंत मै को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अफरा तफरी में दोनों अलग हो जाते हैं। चारों तरफ इंसान जंगल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन मास्क्ड ट्राइब उन्हें जाल में फंसाकर पकड़ लेती है। किस्मत से मै बच निकलती है और घास के अंदर छिप जाती है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि मास्क्ड ट्राइब यहाँ किसी और के लिए नहीं बल्कि खास तौर पर उसी को पकड़ने आई है। घास में छिपी मै डर के मारे कांपने लगती है, क्योंकि दुश्मन उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली जंग तो अब शुरू होने वाली है। आगे नोआ का सामना ऐसी सच्चाई से होगा जो पूरी एप सिविलाइजेशन को बदल सकती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि दूसरा पार्ट मिस ना हो। और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी अगला पार्ट लेकर आऊंगा।